बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, एक बार फिर वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। वादिया तीरा के हवाले से वफाकी हुकूमत कहती है कि किसी ने वादिया तीरा को खाली करने के अहकामात नहीं दिए। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक कंपेन चलाई गई और बदनीति पर चलाई गई इस कंपेन में यह कहा गया कि फ़ौज ने वादिया तीरे को खाली करने का कहा था। हालांकि इस हवाले से कोई ऐसी खबर दुरुस्त नहीं है। ना वादिया तीरा खाली करने के अहकामात जारी किए गए, ना वहाँ से लोगों को नकल मकाने का कहा गया, क्योंकि फ़ौज सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन कर रही है और उसके नतीजे में किसी को वहाँ से नकल मकाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही लोगों का इनखला हुकूमत चाहती है। फिर यह भी कहा गया कि जितने ऑपरेशन हुए हैं उसके नतीजे में फ़ौज ने किसी मौके पर किसी जगह पर भी लोगों को वहाँ से निकलने का नहीं कहा। इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी हुकूमत के ख़िलाफ़ गर्ज बरस रहे हैं। वो कहते हैं कि ये मलबा वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर डाल रही है और वफाक ये कहता है कि जनाब 26 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके नतीजे में 4 अरब पे लोगों की नकल मकानी और उनको खुराक और ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्तस किए गए और ये सूबाई हुकूमत ने किए। गोया सूबाई हुकूमत ही वहाँ से नकल मकानी की ज़िम्मेदार है। वादिया तीरा में इस वक्त सर्दी से बुरा हाल है, लोग फंसे हुए हैं, मुश्किलात लोगों की बहुत हैं, लेकिन वफाक और सूबाई हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी भी कर रहे हैं। हकीकत क्या है, इसका भी आज जायज़ा लेंगे और साथ ही इस मौजू पे भी बात करेंगे कि क्या 28वीं तरमीम की बातें महज अफसाना हैं या इस बारे में कोई तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। फिर इस बात का भी जायज़ा लिया जाएगा कि क्या इस वक्त जो सूरत हाल है वफाक की और सूबाई हुकूमत की, ये लड़ाई किस तरफ चली जाएगी। पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम फैसला करना है क्रिकेट के हवाले से और वह फैसला ये है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भी शिरकत करनी है। बांग्लादेश को निकाल दिया गया है। पाकिस्तान बांग्लादेश के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। इस बारे में हुकूमत का फैसला और क्रिकेट बोर्ड का फैसला क्या होगा वो भी आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे और फिर साथ ही बात करेंगे जनूबी पंजाब के उन अज़ला में जहाँ कच्चे में डाकुओं का राज हुआ करता था। इन डाकुओं का खात्मा हो रहा है। सूबाई हुकूमत ये क्रेडिट लेती है कि वहाँ डाकू हथियार फेंक रहे हैं और कच्चे के वो इलाके जहाँ इंसान जा नहीं सकते थे, जहाँ पे नो गो एरियाज़ बन चुके थे, ये सारे एरियाज़ खाली हो रहे हैं। इसका भी जायज़ा लेंगे कि हकीकत क्या है, वहाँ पे इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब आमिर इलियास राना साहब। आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन असदुल्ला खान साहब। जबकि प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम आपको लिए चलेंगे राजनपुर के इलाके में जहाँ खिज़र मज़ारी रुकन सूबाई असम्बली हमारे साथ मौजूद होंगे, वहाँ से उनसे पूछेंगे कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या। आमिर इलियास राना साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। तीरा में जो कुछ हो रहा है, वफाकी हुकूमत कहती है फ़ौज ने कोई इलाका खाली नहीं करवाया, फ़ौज ने किसी को वहाँ से निकलने का नहीं कहा, फ़ौज का जो ऑपरेशंस हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, सिर्फ टारगेट करके उसी फ़र्द के ख़िलाफ़ या उसी गिरोह के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाता है जिनके बारे में भरपूर मालूमात होती हैं। फिर से इल्ज़ाम तराशी और फिर सुहेल आफरीदी साहब का ये कहना कि वफाक जो है वो गलत बयानी कर रहा है, मैं जरगा बुलाऊँगा, खुद जाकर लोगों के सामने हक़ायक़ लेकर आऊँगा। मामला असल है क्या? देखें, आपने 24 तारीख के एक नोटिफिकेशन की बात की, या तो वो केपी हुकूमत ने नहीं किया और 4 अरब रुपए केपी हुकूमत ने नहीं दिए तो सारी बात ही खत्म। फिर वजीर इत्तलात को रात को ट्वीट करने की जरूरत नहीं थी 1:13 पे। वो टाइम में इसलिए कह रहा हूँ कि आज पीटीआई की तरफ से एक भरपूर सोशल मीडिया कंपेन इस बात पे हो रही है और सुहेल आफरीदी साहब ने ये कह दिया कि जी मैं वापस लेके जाऊंगा, मैं बसाऊंगा सबको। शायद आप भी हमारे साथ थे DGISPR की एक ब्रीफिंग में, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम लोगों को 3 ऑप्शन देते हैं। एक तो है ना, तालिबान के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, एक है कि जब आप लोगों को बचाना चाहते हैं और ऑपरेशन भी करना है, तो वो कहते हैं कि हम कहते हैं कि जी या तो आप हमें निशानदेही कर दें कि ये यहाँ पे TTP के लोग बैठे हैं, तो दूसरा ये कि भाई आप उनको पनाह न दें, तीसरा ये कि आप इलाका छोड़ दें कि हमारे काबू में नहीं है, हम उनको दुरुस्त कर लेंगे। ये शायद आपको याद होगा कि 3 चीजें उन्होंने कही थी। एवैक्यूएशन की जो ये बात है, अभी तलाल चौधरी ने अगले दिन कौमी असम्बली में बयान दिया था कि ये सारा वफाकी सूबाई हुकूमत कर रही है और उनकी मंजूरी से सारा कुछ वहां पे हो रहा है। और परसों मैं एक ब्रीफिंग में मौजूद था, वहां पे भी ये बड़ा सवाल हुआ, तो जवाब ये मिला कि जनाब हुजूर जो वजीर दाखिला हैं, वजीर मुमलिकत बराए दाखिला, वो जिम्मेदार पोजीशन पे हैं और वो इदारों की इनपुट लेने के बाद ही बयान करते हैं। तो अगर उन्होंने बात की है तो मुझसे आप उसकी तरदीद क्यों कराना चाहते हैं? तो ये तो अब केपी गवर्नमेंट ने, चूंकि आज वो जो वजीर आला बड़ी
तेज कर रहे हैं, क्योंकि उनके इलाका भी आता है, उनके मशरान भी हैं, मसाइल भी हैं, और उनके ऊपर प्रेशर ये है कि भाई अपने इलाकों को क्लियर करो। नॉन काइनेटिक ऑपरेशन जो इमरान खान, जिसमें खुद उनकी आदत थी कि वो बैठते नहीं थे अपोजिशन के साथ, जिसमें आर्मी चीफ, डीजीआई सब लोग थे, 2021 में नेशनल एक्शन प्लान बनाया था 14 नुकाती, उसका तो दूसरा नुक्ता और 5वां नुक्ता, वैसे तो पहला नुक्ता सिर्फ फौज का है कि वो खुद दहशतगर्दों से निपटेगी, बाकी तो सारी की सारी सूबाई हुकूमतों ने करना है। जैसे बलूचिस्तान हुकूमत इस वक्त 50,000 से ज्यादा मिल के कोर कमांडर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियां बना के कर चुकी भी है। वो कहते हैं कि ना ये कैपेसिटी बिल्ड करते हैं केपी वाले, ना ये गवर्नेंस बेहतर करते हैं, ना नॉन कस्टम पेड गाड़ियां रोकते हैं, और इल्जाम सारा रख देते हैं फौज के ऊपर। ठीक है। असदुल्ला खान साहब, डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक भी अगर देखा जाए इस दस्तावेज़ात में ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर वहाँ से लोग जो निकलेंगे जिनके लिए ट्रांसपोर्ट या खुराक का बंदोबस्त होगा, ये आबादी की राय और ख्वाहिशात के मुताबिक है। यानी अगर आबादी की ख्वाहिशात हों और वो ये चाहें कि वहाँ से अगर किसी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के ज़रिए में कुछ लोगों को निकलना पड़े तो उसके लिए फ़ंड्स भी रखेंगे, फिर डीसी का ये मुरासला भी अगर मौजूद हो, तो फिर सूबाई हुकूमत वफाक पर इल्ज़ाम लगा के अपने आप को बरी ज़िम्मा क्यों करना चाहती है? और फिर दूसरी बात ये भी बताइएगा कि अगर ऑपरेशन जो है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है, फ़ायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का है, उस पर भी एतराज़ात समझ से बालातर चीज़ें हैं ये। देखिए, एक तो अभी जो आमिर इलियास राना साहब कह रहे थे ना, परसों की एक अहम ब्रीफिंग में किए जाने वाले एक सवाल का वो जिक्र कर रहे थे, वो सवाल मैंने ही किया था। मैंने सवाल पूछा था कि तलाल चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि ये सब कुछ सूबाई हुकूमत की मंशा और उनकी मर्जी से हो रहा है, या वो ऑन बोर्ड हैं, कम अज़ कम चले मंशा से नहीं भी हो रहा तो ऑन बोर्ड ज़रूर हैं, वो साथ इस मंसूबे के प्लान के शामिल हैं। तो इसकी मैंने जब तस्दीक चाही तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, अगर वो तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं और वो जिम्मेदार मनसब पे हैं तो गलत तो नहीं कह रहे हो सकते, यानी एक तरह से तस्दीक हो गई। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद सोहेल आफरीदी साहब की तरफ से तरदीद आ गई, जो जिसमें उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल ये गलत मौक़िफ़ है, हमारी कोई मंशा शामिल नहीं है, हमारी कोई राय नहीं ली गई और हमने कोई राय नहीं ली। अब ये दो मुख्तलिफ बातें हो गई, एक सोहेल आफरीदी साहब की राय है वो मुख्तलिफ है, और एक जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनकी राय है और वो राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब इसकी तस्दीक तो वही कर सकता है ना जो इनखला कर रहा है, जो बाहर आ रहा है। फिर तो जाहिर है उसी से पूछा जाना चाहिए कि भाई बताओ, एक फरीक कह रहा है कि निकाला जा रहा है तुम्हें, दूसरा कह रहा है नहीं निकाला जा रहा, तो तुम बताओ तुम्हें निकाला जा रहा है कि तुम खुद आ रहे हो? तो फिर तो वही बता सकता है ना कि उससे ज़बरदस्ती निकलने पर मजबूर किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, या वो अपनी मर्जी से, या इस वजह से आ रहा है कि भाई ऑपरेशंस होंगे तो ऐसा ना हो कि हम पे भी कोई ड्रोन आ लगे, जैसे कि वहाँ के लोगों का ये इल्ज़ाम है कि पहले भी ऐसे लोग, मासूम लोग मारे गए हैं, इस खौफ से आ रहा है। लेकिन असदुल्ला साहब, अगर डिप्टी कमिश्नर खैबर जो सूबाई हुकूमत के डिप्टी कमिश्नर हैं वो ये कहें कि आबादी की राय और ख्वाहिशात के मुताबिक ये अमल, जी बिल्कुल सही है। अगर वो कह रहे हैं तो वो भी एक जिम्मेदार आदमी है, हो सकता है कि वो भी ठीक कह रहे हों। मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट फरीक है वो फरीक है जो इनखला कर रहा है, जो लोग बाहर आ रहे हैं। और जाहिर है वहां पर अगर वो उनकी आबादी की राय है तो वो वहां पर एक जरगा सिस्टम या मशरान सिस्टम होता है, तो फिर बड़ों ने बैठ के फैसला किया होगा ना कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए। किसी ने मजबूर नहीं भी किया तो भी निकल जाना चाहिए, मशरान ने फैसला किया होगा। इसका मतलब यह है, एज अ जर्नलिस्ट भी मेरे जहन में ये आता है कि फिर मोस्ट रेलिवेंट बंदा कौन सा हो सकता है जो इसकी सबसे बेहतर तस्दीक कर सकता है? वो मशरान हो सकते हैं। वो बता सकते हैं कि हाँ ये जो इतने सारे मौक़िफ़ मार्केट में आ रहे हैं इसमें से फलां का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, या वो ना भी कहे अपनी राय बता देगा तो हम ही मौक़िफ़ मैच करके देख लेंगे कि किसका मौक़िफ़ ठीक है। लेकिन अब इसमें आज जो गुफ्तगू की है सोहेल आफरीदी साहब ने, उससे तलखी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां तक 4 अरब रुपए की बात है तो इस पर भी उनका मौक़िफ़ ये आ गया है कि इससे ये ना समझा जाए कि हमने 4 अरब रुपया इसलिए जारी किया है, ये कैटेगोरिकली। अब वो चीफ मिनिस्टर भी एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हुए शख्स हैं, वो कहते हैं कि जी 4 अरब रुपया मैंने इसलिए नहीं जारी किया कि इनको इनखला अमल में लाया जाए। जब इनखला अमल में हो गया है तो क्या मैं अपने लोगों को रुलने दूं, दर बदर फिरने दूं? तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी मदद करूं, और उसके लिए मैंने ये किया है। जब लोग बाहर आ गए हैं या निकाल दिए गए हैं तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन बचा कि मैं उनकी मदद करूं? साहब सवाल ये पैदा होता है, मैं एक बड़ा सवाल, ज़िमनी सा सवाल है कि आपके सामने रखता हूँ। जो दहशत गर्दी है उससे ना सूबाई हुकूमत इनकार करती है, ना खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इनकार करते हैं। हत्ता कि आप उनके ज़िले में चले जाएं खैबर में, वहाँ आपके लोग कहते हैं उनके कि जनाब मगरब होने वाली है, आप ज़रा वापस चले जाइए, यहाँ पे मौजूद ना रहें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। इन हालात में अगर ऑपरेशन होता है या दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई होती है, हुकूमत उसके खिलाफ भी खड़ी हो जाती है। अगर हुकूमत खुद रोक सकती होती तो रोक लेती।
जी, ये बात बिल्कुल सही है मलिक साहब, ये बिल्कुल ठीक है। दहशतगर्दी एक बड़ा जेन्युइन मसला है और बड़ा संगीन प्रॉब्लम है और है, एग्जिस्ट करता है, इससे कोई दो राय ही नहीं है इसमें। लेकिन डिबेट इस पे नहीं है कि दहशतगर्दों का के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। डिबेट इस बात पे है कि उसके लिए जो लाहे अमल बनाया जाना चाहिए वो एक फरीक ना बनाए, वो 2 या 3 फरीक मिल के बनाए, या 4-5 फरीक, जो भी तमाम उसके फरीक हैं, यानी ठीक है, मिशरान भी बैठे हैं, सूबाई हुकूमत भी ऑन बोर्ड हो, वफाकी हुकूमत भी हो, इदारे ठीक भी है, हों, ठीक और है, ऑपरेशन करने वाले भी हों, वो मिलकर इस पर एक स्ट्रैटेजी बना लें। बिल्कुल ठीक है, जिस बात पर इत्तफाक राय हो जाए उस पर अमल दरामद करें। मेरा ख्याल ठीक है हो इस गया। बात पर डिबेट है, इस बात पर आमिर डिबेट नहीं इलियास है सना कि साहब, डिबेट दहशतगर्दों को इसी नहीं पे है मानना कि है। इत्तफाक राय होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान भी लेना चाहिए, या सियासत है? 4 अरब रुपए की डेट निकाल लें किस दिन रिलीज करने का फैसला किया था। ऑपरेशन तो अब शुरू हो रहा है ना, इनखला, मतलब जो इनखला है लोगों का, वो तो अब शुरू हो रहा है और उस पर चीखें आ रही हैं। तो पैसे कब अप्रूव किए थे इन्होंने 4 अरब रुपए? क्या कल रात किए थे या आज सुबह किए हैं? और अगर उससे पहले किए हैं तो बात खत्म हो गई कि आप रजामंद भी थे, आप तैयार भी थे, कोऑर्डिनेशन भी हुई थी। जब दहशतगर्द किसी के घर में पनाह लिए हुए हों और पता चल जाए और वहां ड्रोन जाए, तो आपके ख्याल में दहशतगर्दों को पनाह देने वाला क्या होता है? बिल्कुल उसको, वो नमाजें पढ़ा रहा है वहां बैठ के दहशतगर्दों को साथ रख के कि अपने अहले वतन को मरवाए, दहशतगर्द वहां से निकले जैकेटें पहन के दहशतगर्दी के खुदकुश हमलों की, बारूद हो वहां पे, आरडीएस पड़ा हुआ हो। तो ये बात तो कही गई है ना कि भाई फिर सहूलतकारों को भी तो वहीं पे रखा जाएगा ना। हाँ, ये मैंने वीडियोस देखी हैं, जो चाहे वो बीएलए के हों, फितरतुल हिंदुस्तान और ये फितरतुल खवारिज की, और यहाँ पे ड्रोन्स ऊपर खड़े हुए हैं, कई कई दिन खड़े रहते हैं, ठीक जो उनकी सर्विलेंस है। और वो बसों से लोगों को उतारते हैं, मारते हैं, और वो साथ ही कच्चे घरों वाले उन जो देहात हैं उसमें घुस जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। वीडियो में नजर आ रहा है। उनको इसलिए नहीं मारा जाता कि कोलेक्ट्रल डैमेज का एक और नारा शुरू हो जाएगा। वो पनाह गुज़ीनी वहीं होते हैं, प्रेशर ही वहीं रखते हैं। तो बिल्कुल ठीक। सिक्योरिटी फोर्सेस को आखिरी हद तक ये लिमिट दी गई है कि आपने आम आदमी को बचाना है। इस हद तक तो ऑपरेशंस में एहतियात बरती जाती है। अब अगर कोई खुल्लम खुल्ला मशरान हो या कोई हो जो ये काम कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या होगा? या वो जो भी बंदा है उसको क्या, वो आम पाकिस्तानी की जिनकी जान लेने की वो तैयारियां करवा रहा है अपने घर में, सहूलतकारी, अपने वो हुजरा भी कहते हैं ना उस एरिया में उसको, कि अगर आपने उनको दे दिया है तो फिर आपसे रियायत किस चीज की होगी? ऑपरेशन के लिए मैंने इसलिए कहा कि आप देख लें कि किस दिन 4 अरब रुपए की अप्रूवल हुई है। बिल्कुल ठीक। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो सीएम केपी है, वो कहे ना, एक फोन करें प्राइम मिनिस्टर को कि जी वो आ रहे हैं, मैं सुबह आ रहा हूँ, आपसे आके मैं बात करता हूँ, मेरे साथ मसले पैदा हो रहे हैं। ये जो धमकी लगाने वाला कल्चर नया शुरू हुआ है, आप आम शहरी नहीं है, आप एक आईनी मनसब पे ओथ लेके बैठे हैं, आपने अपने लोगों की हिफाजत जान की भी करनी है, माल की भी करनी है। तो ये जो तड़ियां लगाना है, ये आम सियासतदान तो करे, चीफ मिनिस्टर को जेब नहीं देता, ना उनकी काबीना को जेब देता है। वो तो सारे के सारे इस वक्त लगे हुए हैं कि पता नहीं हमारे फुंकारने से यहाँ पे फौज भी भाग जाएगी, यहाँ सारे लोग लाइन फोर्सेस इदारे भी भाग जाएंगे और हम मिर्जा यार फिरे। ऐसा नहीं हो सकता, ना ऐसा होना दिया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे हमें कमर्शियल ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। आमिर साहब, 28वीं तरमीम पे जरा कमेंट कर दें। 8वीं तरमीम, 28वीं तरमीम की अफवाहें हैं, आ रही है, कब आ रही है? दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से रिपोर्ट किया है, जो अभी सुहेल बड़ैच साहब ने कहा कि जनाब मियाँ साहब कहते हैं कि मैंने तो जो है वो नैब को ख़त्म किया था, जो नैब को रखना चाहते थे अब वो भुगतें, क्योंकि मैं तो नैब को ख़त्म करने के हक़ में था, लेकिन जिन्होंने नैब को जो है ये इख्तियारात दिए थे या नैब को रखना चाहते थे, वही आज निशाना बन गए। लेकिन वो कह रहे हैं मैंने 2018 में मशवरा दिया था, ये आई थिंक जो मैंने सुना है। जी जी। तो उसके बाद तो उन्होंने आके यहाँ पे तकरीर की थी ना 21 अक्टूबर को, जब वो दुबई से आए थे, तो उन्होंने कहा था मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। मेरा ख्याल है आखिरी स्टेटमेंट पे जाना चाहिए। इन्होंने खलवत में कब मशवरा दिया, उन्हें क्या जवाब दिया गया, किन हालात में अदालत में बंदा भुगत रहा है, उसको आप जाके कहते हैं तू जलील होने वास्ते बैठा रहा है और तू सुलह कर ले। क्या जवाब देगा आपको? मैं और आप ये कर रहे हो, कोई मतलब कुछ सोच के देखे ना। जो मैंने सुना है, जो शायद कल परसों में ही मैंने एक पीस उनका सुहेल बड़ैच साहब का, कि वो मैं इस्लामाबाद की अदालत में गया था। ठीक है, आप उस शख्स को क्या कह रहे हैं? इमरान खान से लोग क्या कह रहे हैं? बात करने के लिए कह रहे हैं ना। क्या नवाज शरीफ ने हमले कराए थे फौज पे? 9 मई कराया था, 26 नवंबर कराया था। जब लोग कहते हैं कि भाई जब आप ये करेंगे तो आपसे बात कौन करेगा, तो नहीं हो रही बात। नवाज शरीफ ने तो ऐसा कोई रोल नहीं प्ले किया। जिस दिन उनको अदालतों से पनामा के बदले में अकामा पे निकाला, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, पंजाब हाउस पिंडी में जब मियां साहब रात को रहे,
तो जो दूसरी तरफ जीएचक्यू का दफ्तर है, वहां कर्नल लेवल के लोग ड्यूटी पे खड़े हुए थे। लोगों का ख्याल था नवाज शरीफ वहां ना चला जाए। फिर उनको इतला दी गई कि सिक्योरिटी ब्रीच है, पता नहीं 40 मिनट में उनको जेल में पहुंचा दिया, और हजारों लोग उस 40 मिनट में आ गए, जबकि शाम में पहुंचना था उन्होंने। तो नवाज शरीफ ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ, तो किसके साथ किसकी बात कर रहे हैं भाई? उसने आके पब्लिकली कहा कि मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया मामला। तो आज 2018 की बात को सोहेल वड़ाइच साहब के कहने का मुझे तो मकसद समझ नहीं आ रहा। कोई ताजा तरीन स्टेटमेंट ले आए, फिर पता चल जाएगा। ये तो मैं और आप कहते हैं बिल्कुल ठीक कि है। सियासतदान बंदे बन जाए, मकाफात अमल का शिकार हो रहे हैं, आइंदा के लिए बच जाए, क्योंकि सब एक दूसरे को रगड़ा देने पे लग रहे हैं। ये हमारी राय है। 28वीं तरमीम है कोई राणा साहब कोई करीब? अच्छा, मेरी ना बराह रास्त तो बात नहीं हुई, लेकिन मैं आपको 2-3 वाकयात, बिलावल ने जब ट्वीट किया था 27वीं पे, तो उन्होंने कहा था एनएफसी पे बात हो रही है, वजारतों पे बात हो रही है। उसको तकवीयत दी मुस्तफा कमाल साहब ने कराची में खड़े होके कि विफाक के हवाले होना चाहिए कराची। क्या कराची कभी सिंध का हिस्सा था तारीखी तौर पे, जिसपे आजकल बड़ी तकरीर हो रही है? कुछ सुनाया तो सही ना मुझे, कब हिस्सा था सिंध का कराची? वहां तो लड़ाइयां होती थी इस बात पे कि इसको शामिल ही ना करें। अयूब खान ने फैसला किया कि जब इस्लामाबाद को कैपिटल लाए, तो उस वक्त तक तो कराची सिंध का हिस्सा नहीं था, उसको वो मानते भी नहीं थे अपने तौर पे अलग से भी। तो आज अगर कराची के विफाक की बात, एमक्यूएम भी उतनी जिम्मेदार है जितनी पीपल्स पार्टी है, वहां जो मसाइल पैदा हुए हैं। इससे सामने मैं रखते हुए कह रहा हूं कि आपको जो भी बात करनी है बैठ के, आप भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, बिल लाए, वैसे कमेटियां रख लें, आपस में बातचीत करें। ये हमें ये डिकोस लेनी चाहिए। देखिए ना, बिलावल ने कहा, वो हमें कह रहे हैं बूदियाबादी और एजुकेशन में, छोटी सी बात खत्म कर लूं, और एजुकेशन में भी क्या निसाब भाई, आपकी अपनी विफाकी हुकूमत ने, यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत ने 18वीं तरमीम पास की। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। ये कहते हैं हम वजारतें सूबों को दे गए, लेबर मिनिस्ट्री नए नाम से आ गई, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नए नाम से आ गई, एजुकेशन और हेल्थ कैड के नाम से उस वक्त आई थी, अब दोनों अपने अपने नामों से मौजूद हैं। ये पीपल्स पार्टी के दौर में था। लेबर मिनिस्ट्री, उसमें खुर्शीद शाह उसी के लेबर मिनिस्टर रहे थे, जहां यूबीआई का अरबों रुपए का स्कैंडल हुआ, गोंदल साहब, जिनमें जफर गोंदल, अगर मुझे नाम ठीक याद है, जिनका केस बना था। मतलब आप मुझे बताएं तो सही ना, ये सियासतदान हमें आपको आके जज्बाती तकरीरें करके, अरे भाई इनके सामने सारी चीजें रखेंगे, आप कब क्या कर रहे थे? अब आप 18वीं तरमीम होगा जी, बदलना 18वीं की थी, 27वीं भी हो गई, आप सब में हिस्सेदार हैं। आप तो कह रहे थे 26वीं में बाई हुक कर प्रूव करेंगे, तो आप रुकवा लेना। आप वहां फील्ड मार्शल से मिले थे, क्या आपने बात की? बताया हमें। प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, आप यहाँ पे मिलते हैं, बल्कि वो जो अरबों रुपए के फंड्स आपकी सवाबदीद पे छोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद खत्म हो जाती है बात। यही कुछ हो रहा है हमारे पास, और क्या हो रहा है? बिल्कुल ठीक है। असदुल्ला खान साहब, जब ये नैब की बात मियां साहब के हवाले से भी रिपोर्ट हुई है, नैब को ख़त्म करने की बातें बारहा हुई। कराची में बिजनेस कम्युनिटी ने एक ज़माने में मुशर्रफ साहब से भी कहा था, फिर राहील शरीफ साहब से भी कहा था, अभी जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब को भी लोगों ने कहा बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट देने के लिए, ये जो नैब के कवानीन या सियासतदानों को पकड़ने के लिए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये एहसास नहीं था कि अगर सारी सियासी जमातें उसके खिलाफ हैं, लेकिन उन्होंने नैब का इस्तेमाल किया, आज नैब उन्हीं के लिए मुश्किलात का बायस बन गई? बिल्कुल सही बात है ये मलिक साहब, जिसने भी नैब के हवाले से बयान दिए, मसला पाकिस्तान में ये है, मेरा ख्याल है शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा था कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। पीपल्स पार्टी की भी कुछ इसी किस्म की राय है। लेकिन मसला ये होता है कि ये बयान तब दिए जाते हैं जब कोई सियासी जमात अपोजिशन में होती है। कोई भी सियासी जमात जब हुकूमत में आ जाती है तो उसे लगता है कि अब तो ये वक्त है कि हम नैब को इस्तेमाल करें अपने सियासी मुखालिफिन के बाजू मरोड़ने के लिए। खान साहब ने भी यही किया था, उनके हुकूमत में भी यही हुआ। आज उनके वज़रा कहते हैं कि जी, या खान साहब कहते हैं कि जी मैं तो नहीं कर रहा था, वो तो कोई और कर रहा था, इशारा वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ करते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपनी जान छुड़ा के वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सारा मामला डाल दें और कहें जी हम तो कर नहीं रहे थे, वो तो इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी। आप ना सिर्फ ये कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, सपोर्ट कर रहे थे, अगर इस्टेब्लिशमेंट कर भी रही थी, बल्कि इसमें खुश थे और इस सारे के हिस्सेदार थे। इसलिए पीटीआई ये कहकर जान तो नहीं छुड़ा सकती, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज भी हुकूमत जो है ना शहबाज शरीफ साहब की, अगर वो नैब को गलत समझते हैं और वो समझते हैं कि नैब का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा इससे बिजनेस कम्युनिटी हरास होती है, इससे जो है वो निज़ाम ख़राब होता है, आज भी ये, और ये कल को फिर हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। आज तो चलें आप कर लेते हैं, नैब को इस्तेमाल करके केसेस बना लेते हैं, तोशा खाना 1 भी बना लेंगे, 2 भी बना लेंगे, फुलां भी बना लेंगे, जो और कोई केस बनाना होगा। लेकिन मसला ये है कि जब आप ये जो या 190 मिलियन पाउंड, मतलब आप कोई केस लाना चाहें नैब के पास तो नैब के पास आ जाएगा। लेकिन मसला यह है कि जब यही हुकूमत जो है वो अपोजिशन में चली जाएगी तो यही हुकूमत तब जाके कहेगी कि नैब को खत्म कर दो।
आज नहीं करेगी। और उस वक्त जो भी हुकूमत में होगा, पीटीआई हो या कोई और हो, वो कहेंगे नहीं अभी रहने दो 4 साल, उसके बाद खत्म करेंगे। तो ये एक साइकिल चल रहा है नैब का। इस पर मेरा ख्याल है कि अगर इस पर कंसेंसस है सियासी कुव्वतों का, क्योंकि ये मामला सियासी कुव्वतों का ही प्रॉब्लम है ना, ये जो लोग अगर इस्तेमाल करते हैं, अगर ताकतवर हल्के इस्तेमाल करते हैं, तो ये उनका नहीं है, तो फिर सियासी जमातों को लड़के ये स्टेप लेना पड़ेगा। जहां तक एनएफसी और 28वीं तरमीम की बात है मलिक साहब, उसमें देखिए ये एक बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है कि वफाक के पास बचता कुछ नहीं है डिफेंस बजट दे के और पेंशन अदा करके। अब इसमें कुछ लोगों का दावा इस्लामाबाद में यह है कि इसमें बिलावल साहब को ऑन बोर्ड लिया जा चुका है और जरदारी साहब को, और वो इस पर कम से कम बात करने के हवाले से कन्विंस दिखाई देते हैं। यानी इस बात पर तो कन्विंस्ड हैं कि हाँ इस पर चलें बात कर लेते हैं बैठ के। यानी एक तो वो स्टैंस हो सकता था, नहीं जी इस पर तो हमने तो कॉमा भी चेंज नहीं करना, जो शहरी नमान सभा कहती हैं। तो अगर कम से कम बैठकर बात करने के लिए तैयार हो जाएं या कंसिडर करने लगे हैं कि हाँ वाकई ये प्रॉब्लम तो है विफाक का, अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करना है, सुबह से कट लगाना है या कुछ और करना है, तो मेरा ख्याल है कि इतनी बात भी अगर हुई है तो ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है। बिल्कुल ठीक है। आमिर इलियास राणा साहब, क्रिकेट के हवाले से अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पे स्टैंड तो लिया है, लेकिन पीसीबी शिरकत करेगा वर्ल्ड कप में नहीं करेगा, फैसला हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक होगा। आपको क्या लगता है क्या फ़ैसला होना चाहिए, और जो कुछ अभी हमने स्टैंड लिया बांग्लादेश के हवाले से वो किस हद तक दुरुस्त है? मैं छोटी सी बात नैब पे करूंगा। नैब कवानीन को पीटीआई के बकौल इन्होंने नैब को खत्म कर दिया हुआ है। नैब के पल्ले कुछ नहीं रहा, और इमरान खान साहब उसके पहले बेनिफिशियरी भी बन गए, उनकी फैमिली नए कवानीन के, और उसके खिलाफ भी चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में फिर हुकूमत वक्त के जो कवानीन थे उसके हक में फैसला आया। अगर मेरी यादाश्त मेरे साथ चल रही है और दुरुस्त चल रही है कि तो फिर तो ये तो कहानी खत्म हो चुकी है। ये इसीलिए मैंने कहा कि पता नहीं क्यों सोहेल वड़ाइच साहब की ये गुफ्तगू ताज़ा है, पुरानी है, और ये क्यों आ रही है अब, मतलब ताज़ा गुफ्तगू है ना। तो देखे ना, अब तो नैब के दांत शांत निकल चुके हुए हैं, और इमरान खान साहब वो दांत वापस लाना चाह रहे थे अपोजिशन में बैठ के, जेल में बैठ के। अच्छा, अब आप आ जाए क्रिकेट पे। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करता, एक्सपर्ट बहुत सारे पाकिस्तान में भरे हुए। मैंने ट्वीट किया था 4 दिन पहले, बड़े लोग कह रहे थे कि ये क्या है, और मैंने ट्वीट ये किया था कि बांग्लादेश का फैसला हो गया, हम बांग्लादेश के साथ खड़े रहेंगे, हम इंडिया को डरावा पूरा देंगे, लेकिन चूंकि हमारा एक वेन्यू तय हो गया है कि हम गैर जानिबदार जगह पे खेलेंगे, इसलिए हम खेलेंगे। अब देख लें, जब फैसला होगा तो देख लेंगे। ठीक हो गया। असदुल्ला खान साहब, हमें गैर जानबदार वेन्यू पे खेलना चाहिए। हमने स्टांस तो बांग्लादेश के हक में दे दिया कि जी बड़ी ज्यादती है, बड़ा जुल्म है, लेकिन हुकूमत का फैसला क्या होगा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली खेल में सियासत को नहीं आना चाहिए था, इस पर हम सब इत्तफाक करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया ही इसको घसीट के यहाँ तक लाया है। पाकिस्तान में खेलने से उसने इनकार किया था। पाकिस्तान तो बुरे से बुरे हालात में भी भारत में जाके खेलता रहा, पूरी दुनिया इस बात की गवाह है। अब भारत ने घसीट लिया है सियासत में और पाकिस्तान को मजबूर किया। अभी जो पिछली सीरीज थी, पिछला इवेंट था बड़ा, उसमें पाकिस्तान को जो इंडिया ने सारे अपने जाके दुबई में मैचेस खेले थे, और फिर उस पर एग्रीमेंट हुआ था कि ठीक है फिर पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा। तो मेरा ख्याल है कि बॉयकॉट तो हल नहीं है। खेल को पहले ही गदला हो गया है, इतना गदला नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप इवेंट ही ना करें। मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश को भी रिव्यू करना चाहिए, अपनी कंडीशंस मनवाई जा सकती हैं। आप भारत में जाकर नहीं खेलना चाहते ना खेलें, बिल्कुल बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। और भारत को भी ये समझना चाहिए कि जब वो फरमाइशें करते हैं कि वो पाकिस्तान में आकर या अपनी मर्जी के वेन्यू पर जाके खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो इसी तरह से फिर बाकी टीमों को भी ये हक दें। तो जितना हुआ है इससे ज्यादा खेल में फिर सियासत तो खेल तो नहीं रह जाएगा, इसका मजा किरकिरा हो जाएगा, और ऑलरेडी हो रहा है। असदुल्ला खान साहब, आमिर इलियास राणा साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पंजाब के उन जनूबी अजला की जहाँ पे नो गो एरियाज़ बन चुके थे, कच्चे में डाकुओं का राज हुआ करता था। आज वहाँ सूरत हाल क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे खिज़र मज़ारी, रुकन सूबाई असम्बली हैं। उनसे पूछेंगे हुकूमत के इक़दाम कहाँ तक पहुँचे और जो ऑपरेशन पुलिस कर रही थी उसके नताइज क्या आए हैं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद आपको लिए चलते हैं पंजाब के उस दूर अफ्तादा ज़िले में राजनपुर में, जहाँ से रुकन सूबाई असम्बली खिज़र हुसैन मज़ारी हमारे साथ मौजूद हैं। खिज़र हुसैन मज़ारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मज़ारी साहब, ये बताइएगा कि हमने अक्सर देखा, बल्कि साल साल से ये देखा जा रहा है, कच्चे के डाकुओं का राज और नो गो एरियाज़ बन गए उन जनूबी अजला के अंदर, जनूबी पंजाब के, जहाँ पर रात को लोग सफ़र भी नहीं करते, खौफ के साए थे। हुकूमत ने फैसला किया कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन के नताइज क्या है, कहाँ तक ये ऑपरेशन पहुँचा
और ये बात कही जा सकती है कि डाकू जो हैं वो अपने जगहों से निकल गए हैं या पीछे हटे हैं या सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इत्तलात हमारे सामने हैं कि डाकू जो है वो काफ़ी हद तक सरेंडर भी उन्होंने किया है। सर ऐसा है कि इधर हुकूमत पंजाब ने इनिशिएट किया था ऑपरेशन, उस ऑपरेशन के नतीजे पे 176 डाकू हथियार डाल चुके हैं और उन्होंने अपने आप को कानून के आगे सरेंडर किया है और कोर्ट ऑफ लॉ के आगे पेश किया है। सबने अपने आप के अपने अबूरी कराए हैं और एक दो गैंग्स पीछे बच गए। और ये जो रुझान है जी, ये एक साइड पे इधर बलूचिस्तान है, लेफ्ट साइड पे देरा बुगटी डिस्ट्रिक्ट लगता है, और दूसरे साइड पे है कश्मीर सिंध का डिस्ट्रिक्ट। इधर कश्मीर के गैंग के लोग भी आ जाते थे और कुछ जो एलिमेंट्स हैं एंटी स्टेट जिनका फ्रीडम के साथ ताल्लुक है वो भी एक्टिव थे। लेकिन इस वक्त जो है सिर्फ कच्चा के जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो गवर्नमेंट के आगे सरेंडर करेंगे और अपने केसेस को फेस करेंगे जो उन्होंने गलतियां की या क्या की है। और हुकूमत ने उनको एक ऑप्शन दी है फेयर ट्रायल की, और ये चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एक इनिशिएटिव है कि ये विंडो इससे पहले नहीं थी। फर्स्ट टाइम एवर ऐसे हुआ कि ये लोग फेयर ट्रायल इनको भी मिलेगा और जो दूसरे ग्रुप हैं जो ग्रीवेंट ग्रुप है वो भी अपने अदालतों के थ्रू अपने मुलजिमों को ट्रायल कर सकते हैं। मज़ारी साहब, अगर पूरी सूरत हाल को देखें, अगर हमें ये बताएं कि पूरे जनूबी पंजाब के ये जो अजला हैं, ख़ास तौर पे राजनपुर का एरिया है, रोजान का एरिया है, या वो जो बॉर्डर एरिया पूरा जो लगता है सिंध के साथ भी बलूचिस्तान के साथ भी, पहले नो गो एरियाज थे, लोग रात को सफ़र भी नहीं करते थे इसलिए कि कच्चे के डाकुओं का राज था। फिर मुख्तलिफ अजला में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बड़ी ख़राब थी, अगवा बराए तावान, लोगों को अगवा करना, कुछ वीडियोज़ भी शेयर हुआ करती थी सोशल मीडिया पर कि फ़लाँ शख्स को तावान के लिए अगवा कर लिया गया। इस वक्त सूरत हाल क्या है? पुलिस के कंट्रोल में है सारे इलाके? ये सर एक नो गो एरिया था। इधर पंजाब गवर्नमेंट क्या आम लोग भी नहीं जा सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कल इधर मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया गया है, अब पुलिस की सर्विलेंस टीम भी अंदर गई है। इसी तरह लाइफ स्टॉक का भी अमला कल या परसों गया। इधर पोलियो तक नहीं हो सकती थी। अब ये इंशाल्लाह जैसे ये लोग सरेंडर कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप इनका है रिहैबिलिटेशन का। इन लोगों को सिविलाइजेशन की तरफ लाया जाएगा, इधर स्कूल्स बनाए जाएंगे, कॉलेजेस बनाए जाएंगे, इधर जॉब्स दिए जाएंगे। इसको एक गुलिस्तान की तरह इसको एक गुलिस्तान बनाया जाएगा इंशाल्लाह। ये पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। ये वाहिद नो गो एरिया था। इधर रात के टाइम कॉन्वाय चलती थी, जो जैसे ही चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ओथ लिया उसके फौरन बाद सबसे पहले जो हुआ था कि इधर कॉन्वाय खत्म की गई थी, इधर ट्रैफिक को रेगुलाइज किया गया था कि रेगुलर अंदाज से जैसे ट्रैफिक चलती है वैसे चल रही थी। लेकिन अब पिछले 2-4 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नो गो एरिया था जो खत्म हो चुका है। हर बंदा जा सकता है और सेफ एंड साउंड वापस आ सकता है। यानी अब रात को जो सफर करने वाले हैं वो रात को अपनी गाड़ियों में सफर कर सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट रात को भी चल सकती है। बेशक जी, वो रात को सफर कर, जी हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल सकती है। इधर लोग कच्चे के अंदर कोई हंटिंग के लिए जाना चाहता तो वो भी जाके वापस आ सकते हैं। इतना अच्छा माहौल बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये तो नहीं है मज़ारी साहब के आपको दावत दूंगा कि आप आए और हमारे साथ शिकार? जी, मैं जरूर आऊंगा आपके पास इलाके में। मज़ारी साहब ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि पुलिस ऑपरेशन के डर से, क्योंकि ये भी कहा गया कि ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन करेंगी, ये जो डाकू हैं ये किसी और जगह पे शिफ्ट हो चुके हों, दोबारा से फिर ये जो है अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दें? नहीं सर, ये तो सरेंडर कर रहे हैं ना, ये तो आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। इन्होंने अबूरियां कराई हैं, अपनी फर्स्ट बेल कराई है, इसके बाद ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे। इनके साथ यही कमिटमेंट हुई है कि ये अपने केसेस को फेस करेंगे, इनको मारा नहीं जाएगा। इनको शोधा के केसेस जो शहीद हुए हैं, पुलिस के कांस्टेबल, सबसे पहले उनको सुर्ख सलाम पेश करना चाहिए जिन नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान की थी इधर थ्रू आउट द ईयर्स। उन सब की मेहनत आज रंग ले आई, उनका खून आज रंग ले आया कि ये सब कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश हो रही हैं। ना इनके साथ नाइंसाफी होगी जो पहले एक पुलिस करती थी, पुलिस मुकाबलों में बंदों को मार देती थी, ना इनके मुद्दइयों की कि कोई उनको जबरदस्ती कहेगा कि इनके हक में आप बयान दें। इनकी नो डिस्प्यूट कमेटीज बनेगी जिसमें ये जिरगे में जाएंगे, अपने फैसले कराएंगे
और जो ग्रीवेंट पार्टी है उसको वो अपने फैसले लेगी और ये अपने फैसले देंगे। इनको एक टाइम फ्रेम दिया गया है। फिर उसके बाद इधर स्कूल, कॉलेजेस, रोड्स दिए जाएंगे। पहले भी मुस्लिम लीग की हुकूमत ने 2013 से 18 के दरमियान में इधर पुल बनाए थे, ये क्रीक्स, दरिया के क्रीकों के ऊपर पुल, ब्रिजेस बनाए थे छोटे छोटे, और जिसे स्टेट अंदर तक एक दो दफा हुए हैं कि गए। अब तो ये स्टेट के सामने सरेंडर कर गए ना सर। अब तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में आ गए हैं। अब ये कोई सिंध नहीं जाएंगे। एक दो गैंग्स हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया, अल्लाह करे वो भी कर जाए, उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर वो कर जाते हैं, इधर स्टेट के सामने बो डाउन कर जाते हैं, तो फिर उनको भी यही अपॉर्चुनिटी अवेल होगी जो इन सबको अवेल हुई है। ये सब भी ये जो क्रिमिनल्स हैं ये भी सिविलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं। ये अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, और इनको ये गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी देगी कि इनको ये सिविलाइजेशन की तरफ ले आए। इनको भी वही फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो कि आम आदमी को दरकार हैं, जो पाकिस्तान के बाकी आम आदमी को दरकार हैं। और इनकी वजह से जो उधर और मेजॉरिटी लोगों की रहती थी पॉपुलेशन, उनको स्टेट हेल्प आउट नहीं कर सकती थी। अब स्टेट उनको भी हेल्प आउट करेगी, गवर्नमेंट उनको भी हेल्प आउट करेगी। और ये सारा चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन है, और ये उनका वंडरनेस है। जैसे उन्होंने देहात साफ किए, जैसे उन्होंने धी रानी प्रोग्राम के तहत गरीब लोगों की मदद की, जैसे अपना घर अपने छत दिया, लोगों को मुफ्त छत दिए, जिस तरह ग्रीन बसेस लाए, ये भी उनका इनिशिएटिव है कि वो उन्होंने इतने लार्ज स्केल पे लोगों को कौमी धारे में लाए, स्टेट के सामने लेके आए। ये उनका विजन है कि मुल्जिम को भी मौका मिलेगा फेयर ट्रायल का, और मजलूम को भी मिलेगा कि वो अपने क्रिमिनल्स को या अपने जिसको वो समझते हैं उसके साथ ज्यादती हुई है, वो उसमें अपना रोल अदा कर सके और अपनी ग्रीवेंस को खत्म कर सके। इनके नो डिस्प्यूट कमेटीज अभी बनने जा रही हैं जिसमें काम होने जा रहा है। हमारे डीपीओ साहबान ने बड़ा अच्छा काम किया है, इमरान साहब ने काम किया है, इरफान साहब ने काम किया है, पुलिस ने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है इस सिलसिले में। और इंशाल्लाह ताला ये अब आपको देखेंगे एक नो गो एरिया खत्म होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। और ये इधर इंडस्ट्रियल जोन लगेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। ये एक एरिया था जो निगलेक्टेड था। इधर जो कुछ मांगा जाता था कि भाई इधर स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, या कुछ इंडस्ट्रियल बिजनेस एक्टिविटीज करें, वो इसलिए नहीं होती थी कि इधर क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से कोई बिजनेसमैन आने के लिए तैयार नहीं था। खिजर मजारी तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में देने के लिए। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। जैसे कि खिजर मजारी साहब बता रहे थे कि वो नो गो एरियाज़ जहाँ कच्चे के डाकू राज करते थे, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी ख़राब थी कि हुकूमत जो है ना हॉस्पिटल बना पाती है, ना डिस्पेंसरीज, ना स्कूल खोल पाती है। अगर वहाँ पंजाब हुकूमत की इस कार्रवाई से या इस पॉलिसी से वहाँ लोगों की जो है वो ख़ास तौर पे हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से कुछ इक़दाम उठाए जा सकेंगे, लोगों की इससे बेहतरी होगी। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले जुम्मे रात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।